गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं कक्षा स्पर्श पाठ्यपुस्तक भाग 2 से पाठ क्रमांक 1 बड़े भाई साहब, ये कहानी आज पढ़ेंगे। ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार आयु में बड़े भाई को अपने बड़े होने की चाह परेशान किए रखती है। उसमें बड़े होने के योग्य गुण चाहे बिल्कुल ना हो, फिर भी वह किस प्रकार बड़प्पन के रास्ते निकाल लेता है। तो इस प्रकार से अब हम पेज नंबर 55 आपको निकालना है। अब हम शुरुआत करते हैं पेज नंबर 55 को पढ़ने के लिए। सबसे पहले देखो, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। मुझसे यानी जो लेखक है प्रेमचंद, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे थे। यानी ये लेखक से उनके बड़े जो भाई है वो 5 साल बड़े थे, परंतु शिक्षा में उनसे केवल 3 दर्जे आगे थे। एक्चुअली 5 दर्जे आगे होना चाहिए था, परंतु वो केवल 3 दर्जे आगे थे। यानी 2 साल वो फेल हो चुके हो बड़े भैया। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। तालीम यानी शिक्षा। यहाँ पर बताया गया है कि जो लेखक के जो बड़े भाई साहब थे वो शिक्षा के मामले में यानी पढ़ाई के मामले को बड़ा महत्व देते थे। उसमें वो जल्दबाजी यानी घाई करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके, 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। यानी जो शिक्षण होता है, जो शिक्षा होती है, उसमें वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। वह चाहते थे कि हमें अगर हमारा मकान बांधना है तो उसकी जो नींव होती है यानी उसका जो बेस होता है, जो पाया होता है, वो कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। यानी अगर नीचे का बेस अगर मजबूत हुआ तो उसके ऊपर हम कितने भी भवन अर्थात कितने भी मल्टीपल बिल्डिंग्स बांध सकते हैं जिस पर आलीशान महल बन सके। यानी 1 साल का काम 2 साल में करते थे। यानी शिक्षा के मामले में वो जल्दबाजी नहीं लेते थे। पढ़ाई के मामले में अगर उसी कक्षा में 1 साल के बजाय अगर 2 साल लगे तो बेहतर है, लेकिन वे चाहते थे कि उस साल की जो पढ़ाई है वो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। कभी कभी 3 साल भी लग जाते और अगर उस साल की पढ़ाई अगर तुम्हारी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई तो तुम तीसरे साल भी उसी कक्षा में बैठ सकते हो। यानी उनका कहना था कि बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। यानी अगर नींव जो होती है, जो बेस होता है, वो पुख्ता यानी मजबूत ना हो तो हमारा जो मकान है वो मकान किस प्रकार से पायदार यानी भी मजबूत या टिकाऊ बन सकता है। तो ये जो बेटा ये जो इतना जो पैराग्राफ है, ये जो मैंने पढ़ाया आपको, इसमें ग के 4th का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर ग देखो, उसमें यहाँ से आपको करना है, यहाँ से टिक करना है कि तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद को मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। यहाँ तक ग के 4th का आंसर है। अभी ग क्वेश्चन कौन सा है हम देखते हैं। अभी आइए आप पेज नंबर 64 पर आइए। आप देखिए, ग का निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए।
इसमें फोर्थ देखिए बेटा, सॉरी थर्ड देखिए यहाँ पर, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। ये जो क्वेश्चन है थर्ड, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका अभी उत्तर हम पेज नंबर 55 पर देखते हैं। किस प्रकार से हम आशय स्पष्ट कर सकते हैं ग के थर्ड का। ग का थर्ड का क्वेश्चन बताया कि बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदान बने। यानी जिस प्रकार मकान को मजबूत बनाने के लिए नींव को मजबूत बनाया जाता है ना, नींव यानी बेस, उसी प्रकार शायद बड़े भाई साहब हर कक्षा को 1 साल में नहीं 2-2 सालों में पास करते थे ताकि उनकी पढ़ाई बहुत मजबूत हो सके। और कभी कभी 2 साल की बजाय उनको कितने साल लग जाते थे, 3 साल भी लग जाते थे। यानी वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे पढ़ाई के बारे में। वह बड़े भाई साहब की नालायकी पर व्यंग है ना। तो एक प्रकार से ये व्यंग किया गया है, परंतु उन्होंने अपने बड़े भाई साहब का इसमें अदब भी रखा है। उन्होंने यानी लेखक ने ये नहीं कहा कि मेरे बड़े भैया फेल हो जाते थे 2-2 साल या 3-3 साल। उन्होंने क्या कहा है कि वह चाहते थे कि जो हम पढ़ाई करते हैं ना, तो वो पढ़ाई कैसे बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए। जिस प्रकार से जो हमारे भवन होता है, भवन की जो बुनियाद होती है, नींव होती है, वो जैसे मजबूत रहे तो हम उसके ऊपर कितने भी भवन बना सकते हैं, एक के ऊपर एक। तो उसी प्रकार से अगर हमारा बेस पक्का हो तो हम क्या कर सकते हैं कि अच्छी तरह से हम पास हो सकते हैं। अगर हमारा बेस ही पक्का ना हो तो उस कक्षा में 2 साल क्या 3 साल भी लगे तो बेहतरीन है। तो इस प्रकार से इसका ग के थर्ड का क्वेश्चन का आंसर आपको आशय स्पष्ट कीजिए लिखना है। अभी आगे देखते हैं। मैं छोटा था, वह बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल की थी, है ना। यानी लेखक की उम्र क्या थी, 9 साल की थी और वह कितने साल के थे, 14 साल की थी। यानी 14 में से 9 को माइनस करो, आपको 5 साल मिलते हैं, है कि नहीं। यानी वो छोटे भैया से यानी प्रेमचंद से 5 साल बड़े थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था। अभी यहाँ पर जो शब्द आया है तंबीह, यानी डांट डपट, यानी बड़े हम डांट डपट करते हैं ना, तभी तो हमें समझ में आता है ना क्या सही है क्या गलत है। और निगरानी, निगरानी यानी पूरी नज़र रखना, यानी वो उनसे बड़े थे, यानी वो 14 साल के थे और लेखक 9 साल का था, यानी छोटा था। और इसलिए बड़े होने के नाते उनको उसकी निगरानी रखना तथा अगर वो गलतियां करे तो गलतियों पर डांट डपट करना, इसका अधिकार बड़े भैया को था। यानी बड़े भैया को जन्म सिद्ध ही अधिकार था। और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। और इस प्रकार से उन्होंने कभी बुरा नहीं माना और उन्होंने शालीनता से यानी नम्रता से भैया डांटते थे और कुछ बातें कहते थे तो वो मान लेते थे। यानी वह हुक्म यानी उनकी आज्ञा ही समझते थे। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अध्ययनशील यानी पढ़ाकू, यानी बहुत पढ़ने वाले थे बड़े भैया। हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर, हाशिया यानी पत्ते यानी गत्ते यानी पेजेस पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। यानी देखो वो इतनी पढ़ाई करते थे, इतनी पढ़ाई की हरदम उन्हें अब अगर किसी भी समय हमने देखा तो हमेशा किताब खोलकर वो बैठते थे। देखो अभी भी हमें चित्र में वही दिखाया है कि वो किस प्रकार से किताब खोले बैठे और किस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो किताब खोले बैठे रहते थे और शायद अगर दिमाग को उन्हें रेस्ट लेनी चाहिए हो कि भाई मैं अभी दिमाग को आराम देना चाहता हूँ, तो क्या करते थे, अपनी कॉपी निकालते थे और उनकी किताबों के जो पन्ने थे ना, पन्ने पर कभी चिड़ियों के चित्र निकाला करते थे, कभी कुत्तों के चित्र, कभी बिल्लियों के तस्वीरें बनाया करते थे।
तो कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। यानी प्राणियों के पशु पक्षियों के चित्र निकालकर फिर बाद में वो क्या करते थे, उस पर राइटिंग यानी लिखते थे। एक तो किसी का नाम लिखते थे या 10-20 बार कुछ भी, यानी उन्हें जो याद आए या उन्हें जो लिखना है शब्द या वाक्य, वो शब्द वाक्य वो 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते थे। और कभी कभी वो क्या करते थे, रिडल जिसे कहते हैं, तो रिडल को भी कभी बार बार रट्टा मारते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते कि जिसमें ना कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। और कभी कभी तो पता नहीं बोले क्या लिखते थे कि उसमें कोई, यानी उस शब्द का अर्थ ही नहीं निकलता था। यानी बेअर्थ वाले शब्द या वाक्य वो बना के रखते थे। जिस प्रकार से बोले, मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। यानी उन्होंने क्या देखा, एक बार देखो यहाँ पर लेखक बताना चाह रहे हैं कि इबारत यानी लेख, इबारत यानी लेख, यानी कुछ लिखा हुआ, इबारत यानी लेख। स्पेशल अमीना, यानी देखो क्या क्या लिखा था उन्होंने, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई। देखो अभी ये लिखने की क्या ज़रूरत थी या उन्हें ऐसा क्या लगा कि वो ये लिखना चाहते हैं, ये लेखक को कुछ समझ में नहीं आया जब उन्होंने पढ़ा तब कि स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई। और फिर उसके बाद राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बनाया हुआ। यानी देखो उन्होंने क्या लेख लिखा था कि स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों दरअसल भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, है ना। 1 घंटे तक ये सब कुछ लिखा उन्होंने। और फिर उसके बाद यानी रट्टा मारते रहे वो पेजेस पर। उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि एक आदमी का चेहरा बनाया हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की, चेष्टा करना यानी प्रयत्न करना कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। यानी लेखक को लगता था कि शायद ये क्या लिखा है, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, और उसके बाद 1 घंटे तक ये लिखते बैठे और उसके बाद एक आदमी का चेहरा। तो उन्हें क्या लगा कि भाई ये कोई रिडल होगा, हाँ, और इस रिडल को मैं सुलझाने की कोशिश करूँगा, पहेली यानी रिडल। तो लेकिन असफल रहा। लेकिन ये सब उनके दिमाग के ऊपर से जाता था, प्रेमचंद जी के दिमाग से ऊपर जाता था कि भैया पता नहीं है क्या करते। और उनसे पूछने का साहस भी नहीं होता था क्योंकि वे उनसे बड़े थे। वह 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात। यानी भैया की कौन सी कक्षा में थे, 9वीं कक्षा में थे, और लेखक कौन सी कक्षा में थे, 5वीं कक्षा में थे। यानी उनकी जो रचना यानी उनके जो लेख थे वो लेख समझना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल था। यानी ऐसा था कि जैसे वे छोटे हैं और छोटा इंसान कुछ बड़ी बात करने जा रहा है। यानी छोटा मुँह बड़ी बात। यहाँ पर ये क्या आ गई, फ्रेज आ गई, यानी मुहावरा आ गया। अभी इस मुहावरे को आप इस प्रकार से लकीर खींच दीजिए, है ना। तो छोटा मुँह बड़ी बात, इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि शक्ति से अधिक कहना। यानी हमारी उम्र नहीं है, परंतु हमारी उम्र के अनुसार हम बातें करते हैं, परंतु उम्र छोटी थी, छोटे की यानी प्रेमचंद की, वो 5वीं में ही थे, लेकिन वो बड़ों जैसी बातें करना चाहते थे। परंतु वो बड़े भैया से डरते थे कि भाई उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो कलाएं वो समझना यानी कैसी थी कि छोटा मुँह बड़ी बात। अभी हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, तो पेज नंबर 63 पर देखो बेटा कि ये जो क्वेश्चन 4th है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। मालूम है आपको, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे, है ना। अभी मैंने जो आपको बताया, देखो आंसर यहाँ से हम लिख सकते हैं उनका गणित कि वह 14 साल के थे, है ना, और लेखक 9 साल का था। यानी दोनों में कितने साल का अंतर था। बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे, 5 साल बड़े थे, है ना। और वो कौन सी जमात में थे, वो 9वीं जमात में थे। समझ में आ गया आपको 4th का आंसर। यानी 4th का आंसर क्या है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में
5 साल बड़े थे और वह 9वीं जमात में अथवा 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। अभी चलते हैं हम पेज नंबर 56। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। यानी देखो, लेखक को पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बल्कि इसके विरोध में लेखक के जो बड़े भाई थे वो दिन रात अध्ययन करते थे और इनको बिल्कुल पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना यानी उनके लिए पहाड़ जैसा था। पहाड़ जैसा यानी मुसीबत, पहाड़ जैसा यानी क्या, कैसे लगना, यानी एक पढ़ाई करना एक उनको क्या लगती थी, मुसीबत ही लगती थी। ये भी यहाँ पर मुहावरा आ गया। यानी हम इस प्रकार से मुहावरे पूर्ण लेसन और कविता में पढ़ लेंगे। यानी ग्रामर का जो मुहावरे का टॉपिक है वो हमारा साल भर चलता रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम पहाड़ होना यानी बड़ी मुसीबत होना। तो मौका पाते हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियाँ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ। तो इस प्रकार से जो लेखक के जो माता पिता जी थे उन्होंने उनको पढ़ाई के लिए दोनों भाई को हॉस्टल में भेजा था, कहीं और जगह पर भेजा था। तो दोनों ने पढ़ाई करना आवश्यक था। बड़े भैया तो पढ़ाई करते थे, लेकिन ये जो छोटा था यानी जो लेखक थे प्रेमचंद, वो बिल्कुल उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उसको 1 घंटा भी पढ़ना यानी पहाड़ जैसे लगता था। और वो क्या करता था कि मौका देखते ही हॉस्टल से निकल जाता था और मैदान में आकर वहाँ पर वो कंकरियाँ उछालता था। कंकरियाँ यू नो पत्थर होते, छोटे छोटे से पत्थरों को फेंकना। तुम लोग भी करते हो कि नहीं ऐसा? कभी कागज़ की तितलियाँ, है ना, कागज़ की नाव बनाते हो, फिर उसको उड़ाते हो क्लास के अंदर कभी कभी, है ना। और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, और फिर क्या, फिर साथी अगर बातें करने वाला मिल गया तो इतनी बातें चलती कि पता नहीं कहाँ से वो निकाल के लाते हैं तुम लोग वो बातें। कभी 4 दीवार पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, होता है कि नहीं ऐसा? मैं भी बचपन में ऐसा ही करती थी, दीवार के ऊपर चढ़ना फिर दीवार से नीचे उतरना। कभी फाटक पर सवार, है ना, फाटक पर सवार होकर हम फाटक खेलते हैं ना, और मुँह से आवाज़ भी निकालते हैं गैंग, जैसे कि गाड़ी चल रही है, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। देखो यहाँ लेखक भी वैसा ही करते थे। कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाते थे, कभी कंकरियाँ उछालते थे, साथी मिल जाए तो साथी के साथ गपशप मारते थे, कभी 4 दीवार पर चढ़ जाते थे, कभी फाटक पर चढ़कर जैसे वो मोटर कार में बैठते ऐसा आनंद उठाते थे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते थे। अभी यहाँ पर परंतु जब वो ये सब बाहरी गेम जब वो खेलते थे तो बिल्कुल हॉस्टल में अपने भैया को बिल्कुल वो भूल जाते थे। और जब वो पूर्ण खेल कर हो गए कि वो जब हॉस्टल के रूम में आते थे तो उन्हें सबसे पहले भाई दिखते थे, और भाई का वो रौद्र रूप देखकर तो उनके प्राण सूख जाते थे। अभी यहाँ पर प्राण सूख जाना, ये भी यहाँ पर क्या आ गई है, फ्रेज आ गई है ना। प्राण सूखना यानी डर जाना है ना, यानी डर लगना। आप भी लिख लीजिए अपनी किताबें खोलकर, प्राण सूखना यानी डर जाना। उनका पहला सवाल था कहाँ थे। यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए कि उनका पहला सवाल यह होता कि कहाँ थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, देखो पेज नंबर 63 निकालो आप। 63 पर जो मौखिक में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे, है ना। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल पूछते थे, सिर्फ कौन सा है, कहाँ थे। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है और क्वेश्चन मार्क देना है। कितना छोटा सा आंसर है। ऐसा करके हम सारे क्वेश्चन आंसर इस पाठ के ज़रिए स्पष्ट भी कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। अभी भैया बड़े थे, भैया उसे सवाल पूछते थे। उसने खेला तो बहुत था, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं की थी, पर उसकी मद नहीं कि वो भैया को उल्टा उत्तर दे। भैया जब भी उन्हें सवाल करता था तो वो क्या कहते थे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठते थे।
जैसे कि उन्होंने मौन पाल के रखा है। आज तो अगर हमारे बड़े भैया हमें पूछेंगे तो हम तो उल्टा जवाब देते हैं कि नहीं बच्चे तुम, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो ये पाठ तुम्हें पढ़ाया जा रहा है और तुम जैसे विद्यार्थियों को ये इस सिलेबस के ज़रिए पढ़ने को है, ताकि तुम अच्छी शिक्षा हासिल करो। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था, यानी छोटा सा आंसर था कि मैं बाहर खेल रहा था, परंतु इतना कहने की भी उसकी मद न थी बड़े भैया को, इतना वो बड़े भैया से डरते थे। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और वो चुपचाप बैठते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था, अपराधी की भावना लगती थी। उन्होंने खेल खेला, यानी एक प्रकार से उन्होंने क्या किया, क्राइम किया, गुनाह किया, और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। और इस प्रकार से भैया ने कभी उनके साथ प्रेम से बात ही नहीं की, क्योंकि लेखक हमेशा खेलते थे और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते थे। पढ़ाई केवल वो अपने स्कूल में करते थे, जितने पीरियड होते थे उतने पीरियड में वो पढ़ाई करते थे, और उसी के ऊपर, उसी पढ़ाई के ऊपर वो क्या करते थे, एग्ज़ाम देते थे, यानी परीक्षा देते थे। तो इस प्रकार से फिर भैया क्या, अगर इस प्रकार से ये हमेशा खेलते रहेगा तो भैया पर क्या जिम्मेदारी थी, छोटे पर नज़र रखना, क्योंकि उनके माता पिता ने प्रेमचंद को बड़े भैया के आधार पर ही हॉस्टल में डाल दिया था, ताकि बड़ा उसे अच्छी तरह से मार्गदर्शन करे, और इसलिए उसका अधिकार था, बड़े भैया का उसका हक था कि वो छोटे को अच्छी राह पर चलने को सिखाए। परंतु ये बिल्कुल नहीं मानता था, और फिर क्या, फिर बड़े भैया रोष में आकर, गुस्से में आकर उनका अच्छा सत्कार करते थे। देखो अभी ये जो आगे का जो पैराग्राफ है, इसमें उन्होंने किस प्रकार से उनके कक्षा की, यानी 9वीं कक्षा की जो पढ़ाई होती है वो कितनी कठिन होती है ये बताया है, और 9वीं कक्षा की पढ़ाई का खौफ उनके मन के अंदर, उनके दिल के अंदर उन्होंने किस प्रकार से बसाया है कि इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। बोले तुम अंग्रेज़ी कितनी कठिन है, बोले अगर तुम ऐसे ही खेलते रहोगे और चलते बोलते अगर अंग्रेज़ी पढ़ोगे सिर्फ कक्षा में, केवल एक ही तासिका में, तो तुम्हें ज़िंदगी भर बोले अंग्रेज़ी का एक शब्द, हर्फ यानी एक शब्द भी नहीं आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। हंसी खेल यानी छोटी मोटी बात, ये भी यहाँ पर फ्रेज आ गई। हंसी खेल यानी क्या होता है, छोटी मोटी बात। आप ऊपर लिख लीजिए, है ना। और अगर आपको मुहावरे का सेंटेंस बनाना हो, वाक्य प्रयोग बनाना हो, तो आप ऐसा का ऐसा लिख सकते हो कि बड़े भैया छोटे भैया को बताते थे, यानी छोटे प्रेमचंद को बताते कि अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेज़ी के विद्वान हो जाते। अगर इस प्रकार से अगर अंग्रेज़ी पढ़ना हंसी खेल होता तो कोई भी ऐरा गैरा नत्थु बोले या अंग्रेज़ी पढ़ लेता और विद्वान हो जाता, पंडित हो जाता बोले। अभी यहाँ पर फ्रेज आ जाती है ऐरा गैरा नत्थु खैरा, यानी निम्न इंसान, यानी छोटा इंसान, कोई भी साधारण व्यक्ति, विद्वान यानी पंडित। तो बोले इस प्रकार से बोले अंग्रेज़ी की पढ़ाई कैसी होती है कि यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है। अभी आंखें फोड़ना, ये भी फ्रेज आ गई, आंखें फोड़ना यानी मेहनत करना। आंखें फोड़ना यानी मेहनत करना, अर्थात बड़े ध्यान से पढ़ना, है ना। तो वाक्य प्रयोग आप इस प्रकार से ही कर सकते कि अंग्रेज़ी की पढ़ाई करना अर्थात रात दिन आंखें फोड़ना जैसा है, और खून जलाना पड़ता है ना। खून जलाना, अब ये फ्रेज आ गई, खून जलाना यानी अत्यधिक कष्ट करना। यानी देखो अंग्रेज़ी की पढ़ाई करना कोई हंसी खेल नहीं है बोले, और कोई अरे गरे नत्थु खैरे का काम नहीं है। इसके लिए तो बड़ी आंखें फोड़नी पड़ती है, बड़ा खून जलाना पड़ता है, तब कई यह विद्या आती है, और उसके बाद बोले इंसान अंग्रेज़ी पढ़ता है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी लिख नहीं सकते। बोले इतना पढ़ने के बावजूद भी केवल अंग्रेज़ी बोले थोड़ी सी आती है, बोले इतनी ज़्यादा नहीं आती है, बस पढ़ लिख सकते हैं अंग्रेज़ी, परंतु वो अपने मन से
या अपने मन से वो शुद्ध अंग्रेजी लिख भी नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। बोले इतनी कठिन होती है। तो वो अगर लिख नहीं सकते तो बोलना तो दूर ही है। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। और फिर लेखक बताते हैं कि तुम कितने घोंगा यानी कितने डफर हो बोले तुम, है ना। घोंगा यानी किस प्रकार से, यानी बुद्धू हो तुम कि तुम इतना सब कुछ देखते हो कि मैं कितना पढ़ाई करता हूँ फिर भी तुम मेरे से कोई सबक नहीं लेते हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते, मुझे कितने कभी देखने जाते देखा है, रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते, मैं पास नहीं पटकता। यानी देखो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि मेरे 9वीं कक्षा की पढ़ाई कितनी कठिन है कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी कहीं अपना मन रिझाने के लिए कहीं पर जाऊँ, परंतु तुम्हें ये दिखता नहीं कि मैं कितनी पढ़ाई करता हूँ, ये तेरे बुद्धि का कसूर है। बोले कितने मेले तमाशे होते हैं, बोले मैं कभी देखने गया नहीं। कितनी क्रिकेट की हॉकी की मैच होती है परंतु मैंने उसमें कभी उस प्रतियोगिता में कभी हिस्सा लिया नहीं और मैं उनके पास भी कभी गया नहीं। मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। यानी देखो मैं कितनी पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाई कितनी कठिन होती है फिर भी मैं फेल हो जाता हूँ। बोले फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे, और तुम तो सारा दिन भर खेलते रहते हो और खेलते खेलते ही तुम कैसे क्या पास हो जाओगे। मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम सारी उम्र इसी दर्जे में पढ़ते सड़ते रहोगे। बोले मैं तो 2-2 3-3 साल निकालता हूँ 8वीं 9वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में, और तुम देखो तुम तो उसके आगे 9वीं कक्षा के आगे जाओगे भी नहीं। बोले इतना कठिन पढ़ाई है। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते। बोले तुम्हें अगर पढ़ना नहीं है, इस प्रकार से तुम्हारी उम्र अगर तुम्हें ज़ाया करनी है तो बेहतर ये है कि तुम घर चले जाओ और आराम से तुम्हें जी भर के जो खेलना है वो खेलो, गुल्ली डंडा खेलो, कुछ भी खेलो, लेकिन दादाजी जो पैसे हमें पढ़ने के लिए भेजते हैं ना उस पैसों की बर्बादी मत कर। बोले मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता था, है ना। यानी हमेशा का ये लेखक को घोंगा बनाना यानी मूर्ख बनाना और हमेशा उसे कुछ ना कुछ बोलते रहना, लताड़े सुनाना, ये सब लताड़ सुनाना यानी डांट डपट देना, यानी ये सब सुनकर तो जो छोटा था तो उसे तो माँ की याद आ जाती थी, माँ के पल्लू की, माँ के साए की, परंतु वहाँ माँ नहीं थी। तो बड़े भैया ने उन्हें माँ का प्रेम देना चाहिए था, परंतु बड़े भैया क्या करते थे, हमेशा उन्हें डांटते थे। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन से। तो फिर मुझे बाद में लगता था कि अभी क्या जवाब दूँ मैं, क्योंकि मैं अपराधी हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करता और फिर मुझे ये सब सुनना तो है ही। भाई साहब उपदेश देने की कला में बड़े निपुण थे, है ना। अभी देखो यहाँ पर भैया का धीरे धीरे कैरेक्टर भी डिफाइन हो रहा है कि भैया बड़े अध्ययनशील थे, वह लेखक से बड़े थे इसलिए उनको डांट डपट दिया करते थे, है ना। और इतना ही नहीं, उन्होंने उनके कक्षा के उदाहरण भी दिए और उपदेश देने की कला में तो वो बड़े निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण कहते, है ना। सुक्ति बाण यानी तीखी बातें, सुक्ति बाण यानी तीखी बातें चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। अभी यहाँ पर फ्रेज आ गई है, जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, यानी दिल पर जबरदस्त चोट पहुँचना अथवा निराश होना। तो इस प्रकार की ये जो बातें यानी उन्हें प्रेम से समझाना चाहिए था, क्योंकि उनकी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन भैया क्या करते थे, डांट डपट करते थे और कई उदाहरण ऐसे देते थे कि उन्हें पढ़ाई का डर लगता था और फिर उनके जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, उनके दिल को ये चोट सी लगती थी, चोट पहुंच जाती थी, हो जाते और हिम्मत टूट जाती, और इससे क्या हो जाता था, हिम्मत टूट जाती थी। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता
क्यों न घर चला जाऊँ। और इस प्रकार से भैया की ये बातें सुनकर बोले मैं इतना निराश हो जाता था कि मैं पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार हो जाता था और सोचता था क्यों ना मैं घर चला जाऊँ, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करूँ। यानी ये काम मुझसे हो नहीं सकता, क्योंकि ये भैया कह रहे हैं, भैया को अनुभव है, वो मुझसे बड़े हैं, तो शायद मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे बस की बात नहीं, मैं पढ़ नहीं सकता आगे, 9वीं के आगे तो मैं जाऊँगा ही। इसलिए वो हिम्मत हार देती थी। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, है ना। उन्हें घोंगा कहा था ना, घोंगा यानी मूर्ख रहना, मूर्ख। लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन मैं ये सोचता था ज़रा पल के लिए कि अगर मैं भैया जैसा कंटिन्यू पढ़ाई करता रहेगा, किताब लेकर अगर बैठूंगा तो मुझे तो चक्कर आ जाएगी बोले, क्योंकि 1 घंटा भी मैं पढ़ नहीं सकता। तो सारा दिन पढ़ना यानी मेरे लिए तो एक प्रकार से मुसीबत ही। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर लेखक विचार करते कि हाँ, पढ़ाई तो करनी है ना, तो फिर क्या डरना। फिर जब भैया जितना जो कुछ कहते थे वो क्या करते थे, ये कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते थे। और फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं पढ़ाई करूँगा, तो वो चटपट एक टाइम टेबल बना डालते, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू किए। तो बोले मुझे टाइम टेबल तो बनाना है, परंतु ऐसा ओरली तो मैं बता नहीं सकता, मौखिक। तो मैंने क्या किया, बोले कि मैं अभी वो टाइम टेबल बनाने के लिए, लिखने के लिए शुरुआत करता हूँ। तो टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती है। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब किताब। तो इस प्रकार से लेखक टाइम टेबल बना देते हैं और उस टाइम टेबल में बिल्कुल खेल कूद यानी गेम्स का पीरियड नहीं होगा। वो सोचते हैं कि मैं प्रातःकाल 6 बजे उठूँगा, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करूँगा और फिर पढ़ने बैठ जाऊँगा। 6 से 8 तक भले सबसे पहले अंग्रेज़ी करूँगा, क्योंकि अंग्रेज़ी कठिन है ना, तो फ्रेश माइंड में अंग्रेज़ी फटाफट हो जाएगी। फिर 8 से 9 तक हिसाब किताब, यानी फिर 8 से 9 तक मैं कौन सी पढ़ाई करूँगा, बोले गणित की पढ़ाई करूँगा। अभी हम चलते हैं 57 पेज पर। 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर उसके बाद आराम से मैं इतिहास पढ़ूँगा, फिर भोजन और स्कूल, और फिर भोजन करूँगा। और भोजन करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, स्कूल चला जाऊँगा। स्कूल चले जाने के बाद फिर 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम करेगा, यानी स्कूल से उसका दिमाग थक जाएगा ना पीरियड करके, तब वो आराम करेगा। फिर 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, और आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। यानी इस प्रकार से वो स्कूल से जब आएगा तो स्कूल से आने के बाद वो आधा घंटा आराम करेगा। उसके बाद 4 से 5 तक वो ज्योग्राफी की पढ़ाई करेगा, फिर 5 से 6 तक वो ग्रामर करेगा, क्योंकि ठंडा ठंडा माहौल हो जाता है। और फिर आधा घंटा हॉस्टल के पटांगन में, आंगन में वो टहलना चाहता था। और फिर 6:30 से 7 तक अंग्रेज़ी कंपोजिशन, यानी देखो अंग्रेज़ी में अलग अलग पार्ट बना के रखे उसने कि मैं कंपोजिशन की भी अलग पढ़ाई करूँगा। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, और 9 से 10 तक हिंदी, यानी ट्रांसलेशन का विषय भी, प्रश्न भी रहता था। और फिर सबसे आखिरी में क्या करूँगा, बोले हिंदी। और 10 से 11 तक विविध विषय पर विश्राम। और फिर 11 बजे 10 से 11 तक मैं क्या करूँगा, मैंने कितने विषय में क्या क्या पढ़ा और रिमाइंड करूँगा। और उसके बाद 11 बजे के बाद मैं क्या करूँगा, सो जाऊँगा। यानी इस प्रकार से उसने टाइम टेबल बना लिया। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आता है। हाँ, तो बेटा यहाँ पर जो क है ना, क क्वेश्चन, क का फर्स्ट आता है कि क में क्या दिया है। क का फर्स्ट देखो यहाँ पर कि छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया, है ना। यानी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते उसने क्या सोचा था और उसने उसका पालन किया क्या, है ना, ये भी हमें उसमें बताना है ना। तो इस प्रकार से वो विविध विषय पर विश्राम दिया उसने। और उसके बाद मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। यानी टाइम टेबल तो बना लिया, परंतु क्या वो फॉलो कर पाया उस टाइम टेबल को। पहले दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके,
फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेज़ी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। बोले उसने टाइम टेबल तो बना लिया था, परंतु बनाना अलग है और उसको फॉलो करना अलग है, और पहले ही दिन उस टाइम टेबल की अवहेलना करना शुरू हो जाती है। वो जब खिड़की से मैदान की ओर देखता है तो मैदान में जो हरियाली है, वो हवा के जो हल्के हल्के झोंके, वो बच्चे फुटबॉल खेलते बच्चे, उछल कूद करते बच्चे, कबड्डी खेलते बच्चे, दावघात लगाते हुए वॉलीबॉल खेलते बच्चे, तेजी और फुर्ती से दौड़ते बच्चे, जब वो देखता है तो वो सब उसे खींच डालता है और वह मैदान में भाग जाता है, और जाते ही सब कुछ टाइम टेबल वो भूल जाता है। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़े पुस्तक किसी की याद न रहती, और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। और इस प्रकार से वो टाइम टेबल तो बना लिया, परंतु वो टाइम टेबल कुछ काम का नहीं था, क्योंकि मैदान का जो सौंदर्य है, मैदान का जो आकर्षण है, उसे कभी छोड़ नहीं पाया, उससे वो छुटकारा नहीं ले पाया। आखिरकार उसने पढ़ाई छोड़ दी, वो पुस्तकें छोड़ दी और वो मैदान की तरफ भाग गया, और फिर भैया को उसे डांटने का अवसर मिल गया। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पावा था कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। प्राण निकलना यानी डर जाना। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती थी। अभी यहाँ पर ये फ्रेज आ गई है ना, सिर पर नंगी तलवार लटकना, यानी मौत का खतरा महसूस होना। यानी तलवार कैसे, मैन के अगर बाहर रही तो वो छूटने के बाद हमारे सर को चुभ जाएगी कि नहीं, अगर सर के ऊपर लटकी रही, यानी मौत का खतरा महसूस होना। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच जो आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। और इस प्रकार से बोले, जिस प्रकार से इंसान जन्म लेता है तो उसे पता है कि मौत होनी ही है, जिसे जो जन्मता है उसकी मौत अवश्य होती है, परंतु फिर भी वो जीना छोड़ता है क्या, वो जीता है कि नहीं। उसी प्रकार से बोले, भैया की फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी उन्होंने खेल कूद को छोड़ा नहीं, उसका कभी तिरस्कार किया नहीं। अभी इतने जो हमने ये फर्स्ट पूर्ण पैसेज पढ़ा, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी पढ़े हैं, कि जैसे कि मैंने क के फर्स्ट का आपको बताया कि छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया, है ना। तो ये यहाँ से लेकर टाइम टेबल यानी पेज नंबर जो 56 है, पेज नंबर 56 का ये जो लास्ट सेकंड लाइन है, टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती है ना। तो इसमें से तुम्हें क्या करना है, क के फर्स्ट के लिए, यानी क के फर्स्ट यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए कि क के फर्स्ट के लिए यहाँ से आपको आंसर लिखना है। और पूरा जो पैसेज है ये पेज नंबर 57 का, तो इस पैसेज के जरिए आपको क्या करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स निकालकर उसका आंसर लिखना है कि छोटे भाई ने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि वह नियम बनाकर दिन रात पढ़ाई करेगा तथा खेलकूद बिल्कुल छोड़ देगा, परंतु खेलकूद में गहरी रुचि तथा पुस्तकों में अरुचि होने के कारण वह इसका पालन नहीं कर पाता, उसे फॉलो नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से आपको ये लिखना है। इसी प्रकार से आपको मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो क है, क का जो थर्ड है, तो थर्ड भी हम इसी प्रकार से जो फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा उसमें से हम ले सकते हैं कि बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। अभी ये क का फर्स्ट पार्ट जो आपने पढ़ लिया है, तो इस फर्स्ट पार्ट से ही हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें जो आंसर है वो आंसर कहाँ से आ सकता है, कि जिस प्रकार से भैया ने उन्हें बताया था कि इतने मेले तमाशे होते 56 पेज नंबर पर मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है। तो ये जो इतना जो सेंटेंस की क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं पर मैं वहाँ जाता नहीं, तो बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी,
क्योंकि बड़े भाई साहब को अपनी मन की इच्छा इसलिए दबानी पड़ती थी क्योंकि उसने अपने छोटी भाई को सही राह पर चलाना था। वह खुद अगर बेराह चलता तो फिर उसकी रक्षा कैसे करता, यह कर्तव्य बोध उसके सिर पर था। यानी छोटे भाई को अच्छे मार्ग पर लाना ही उसका कर्तव्य है। अगर वही खेल कूद करता या मेले तमाशे देखता या मैचेस देखता या मैचेस में खेलने जाता और पढ़ाई छोड़ देता तो छोटे पर उसका क्या असर होता। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि इसके आंसर लिखना है। अभी देखो उसी प्रकार से हमने जो पार्ट फर्स्ट जो पढ़ा तो उसमें से हम और एक क्वेश्चन निकल सकता है कि बड़े भाई साहब देखो मौखिक जो है, मौखिक का जो फिफ्थ है, मौखिक का जो फिफ्थ है कि बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे, है ना। यानी मौखिक के पूरे क्वेश्चन हमने इस पार्ट फर्स्ट में कर लिए हैं कि बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। तो पेज नंबर मालूम है आपको 55 निकालना है कि 55 का ये जो लास्ट पैसेज है तो वो क्या किया करते थे बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए, है ना। तो बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए किताब पर इधर उधर की व्यर्थ बातें बार बार लिखा करते थे या कोई चित्र बना डालते थे। यानी इस प्रकार से आप यहाँ से लिख सकते हैं कि वो कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे और कभी कभी एक ही नाम बार बार या एक वाक्य या कोई एक मुहावरा या कोई शेर बार बार रट्टा मार के लिख डालते थे या कोई इबारत यानी कोई लेख लिखते थे और उसके बाद एक बड़ा सा चेहरा निकालते थे, है ना। तो इस प्रकार से वो दिमाग को अपने आराम देते थे। अभी हम अगला क्वेश्चन जो देखते हैं कि निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें देखो बेटा जो 2 नंबर का है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें जो 2 नंबर का है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। जैसे कि मैंने स्पष्टीकरण करते वक्त आपको बताया, ये पेज नंबर 57 का ये जो लास्ट का है, ये फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच, तो इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। मैंने बताया आपको, फिर भी मैं डबल बताती हूँ कि लेखक जो थे वो खेलकूद, सैर सपाटे और मटर गश्ती का बड़ा प्रेमी था। उसका बड़ा भाई इन सब बातों के लिए उसे खूब डांटता था, डपटता था, उसे घुड़कियाँ देता था, है ना, धमकियाँ, तिरस्कार करता था, परंतु फिर भी वह खेलकूद को नहीं छोड़ सकता था। वह खेलों पर जितनी जान छिड़कता था, जिस प्रकार विविध संकटों में फंसकर भी मनुष्य मोह माया में बंधा रहता है, उसी प्रकार लेखक डांट फटकार सहकर भी खेलकूद के आकर्षण से बंधा रहता है। यानी इंसान का जीना जो होता है उसे मालूम है जन्म और मृत्यु तो उससे लगकर ही है, परंतु फिर भी वो जीवन जीता है, यानी अपनी मर्जी से जीता है, अपनी इच्छा से जीता है। वो हर मोह माया को पूर्ण करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से ये लेखक भी था कि वो भैया की डांट डपट सुनता था, फिर भी उसने खेल कूद का तिरस्कार नहीं किया, उसकी मोह माया में वो जकड़ा ही रहा। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है, सेकंड पार्ट, हम अगले क्लिप में देखेंगे, अगले लिंक में देखेंगे। हमने जो फर्स्ट पार्ट देखा, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी, है ना। यानी फर्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं कि उसकी रुचि किसमें थी, खेल कूद में थी, है कि नहीं। उसके बाद बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे मालूम है आपको, कहाँ थे। फिर हमने देखा बड़े भाई साहब छोटे भाई से चौथा प्रश्न भी देखा, उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में थे, है ना। उम्र में 5 साल बड़े थे और वो 9वीं कक्षा में थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए जो किताबें होती है उसके हाशियों पर कुत्ते, चिड़िया, बिल्ली का चित्र निकालते थे, कभी कुछ लेख लिखते थे, कभी शेर लिखते थे,
कभी एक आध वाक्य या शब्द बार बार लिख डालते थे, और कभी वो लेख लिखकर उसके बाद एक इंसान का चेहरा निकालते थे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने देख लिया और दोबारा हम देख रहे। और उसके बाद हमने क का फर्स्ट भी देखा कि छोटे भाई ने अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया, कि वो पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते वक्त वो उसमें खेल कूद की मत बिल्कुल नहीं रखेगा, सिर्फ वो सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक पढ़ाई करेगा। परंतु वो पालन क्यों नहीं कर सका, क्योंकि बाहर की जो मैदान का जो आकर्षण है, उस आकर्षण ने उसे बेबस कर दिया। बाहर जो बच्चे फुटबॉल खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, दौड़ लगाया करते थे, है ना, और बाहर की जो मैदान की सुखद हरियाली उसे उस मोह माया में जकड़ कर ले आई और उसने किताबें, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना छोड़ दिया और वो मैदान की तरफ वो भाग गया। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट क्वेश्चन, फिर थर्ड देखा हमने कि बड़े भाई साहब को आपकी मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। बड़े भाई साहब को अपनी मन की इच्छा इसलिए दबानी पड़ती थी क्योंकि छोटे भाई की रक्षा के लिए और उसको अच्छे मार्ग पर यानी राह पर चलने के लिए छोटे भाई को उनके साथ भेजा था और उनका कर्तव्य था कि उसे वह सही राह दिखलाए। अगर वे ही बेराह चलेंगे तो छोटे का क्या होगा, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमने इतने क्वेश्चन देख लिए हैं। उसके बाद हमने कुछ और क्वेश्चन देखे, इसमें से ग निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए में हमने देखा फर्स्ट वाला इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं। उसके बाद हमने सेकंड भी देखा, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच। और उसके बाद हमने थर्ड भी देखा कि बुनियादी पक्का ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। उसके बाद हमने ये जो भाषा अध्ययन में जो ये मुहावरे आए हैं कि बैठना पहाड़ था, यानी मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। तो यहीं पर वो सेंटेंस दिया, आप सेंटेंस क्या कर सकते हैं, अपनी बुक के अंदर लिख सकते हो मुहावरे के जरिए। भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते थे, ऐसे ऐसे सुक्तिबाण चलाते थे कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। वह जानलेवा टाइम टेबल व आँख फोड़े पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। तो इस प्रकार से ये जो अन्य मुहावरे, ये भी आपको क्या करना है बेटा, किताब में लिखना है कि इसका वाक्य में प्रयोग भी आपको करना है कि सिर पर नंगी तलवार लटकना, जैसे कि मैंने आपको पहले इसका पढ़ाते वक्त अर्थ बताया है ना। अर्थात इसका अर्थ होता है कि मौत का खतरा महसूस होना। इस प्रकार से ये जो आगे के जो है, ये आगे के अभी हमें आगे पढ़ने को है। हमने ये पढ़ा है, उसके बाद हमने पढ़ा कि ऐरा गहरा नत्थु कहरा यानी निन्म इंसान, और बाकी के अभी ये आगे के पेजेस पर जब हम पढ़ेंगे तब ये मुहावरे आ जाएंगे। अभी के लिए इस पार्ट के लिए हम अभी पॉज लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो लिंक में।